हेलो। तो इस लेक्चर में जो है हम लोग ये मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर जो तुम्हारे बीएससी पार्ट 1 सिलेबस का एक सेक्शन है वो तुमको थ्योरी में भी पढ़ाया जाएगा और इसका एक एक्सपेरिमेंट है करंट सेंसिटिविटी, और बीएससी पार्ट 2 में इससे रिलेटेड कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस है, सर्च कॉइल है, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर है, हाई रेजिस्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स है दे इन्वॉल्व द यूज ऑफ द बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर। तो इसी से रिलेटेड जो है हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था अबाउट द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, और इसमें अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि ये बेसिकली जो है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल होता है। इसमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम लोग अभी गैल्वानोमीटर की बात कर रहे हैं, तो पिछले लेक्चर्स में जो वीडियोस है वो तुम देख सकते हो। उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी तक कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बेसिकली क्या क्या होता है इसमें, और इस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो इक्वेशंस है, जो बेसिक इक्वेशंस है, वो हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ये जो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर होता है, तुम्हारा यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। इस मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के अंदर जो है एक परमानेंट मैग्नेट होता है, एक कोर होता है, एक मूविंग कॉइल होता है। यही कॉइल जो है ये डिफ्लेक्ट होता है व्हेन देयर इज ए करंट और चार्ज दैट हैज पास्ड थ्रू द कॉइल, और इसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है। ये अपने जो ओरिजिनल पोजीशन है, जो ओरिजिनल स्टेट है, उससे ये डिफ्लेक्ट होता है। डिफ्लेक्ट होने के बाद इसका जो डिफ्लेक्शन है दैट यू कैन सी इन ए लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। 1 मीटर की दूरी पर जो है एक लैंप और स्केल रखा रहता है। इस स्केल के ऊपर तुमको एक मार्क दिखता है जो कि मूव करता रहता है और तुम उसको मेजर कर सकते हो। तो ये जो स्केल है ये जनरली एमएम में, मिलीमीटर्स में कैलिब्रेटेड होता है, और हम लोग यहाँ से जो है इसका पढ़ते हैं डिफ्लेक्शन। हम लोग पता करते हैं कि ये अंदर जो कॉइल है ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ है। सो दिस स्केल इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कॉइल। और कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, कितना इसमें मोशन हुआ है, इस मोशन से जो है हम लोग पता करते हैं कि कितना करंट या चार्ज जो है वो पास हुआ है। अब इसमें कंपोनेंट्स इसके क्या है, इसमें जो है जैसे L है लेंथ ऑफ द वर्टिकल साइड ऑफ द कॉइल है, D विड्थ है इसकी, N नंबर ऑफ टर्न्स है, B मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी है, करंट जो है I है, और K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है सस्पेंशन वायर का, जो पिछले लेक्चर में बताया गया है। बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर में इसके डिटेल्स और बताए जाएंगे। और जो डिफ्लेक्शन तुम देखते हो स्केल के ऊपर दैट इज द थीटा एफ, द फाइनल डिफ्लेक्शन। तो बेसिकली जो है इसमें पहले होता क्या है कि एक इसमें टॉर्क लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क माने जो टॉर्क डिफ्लेक्ट करता है। ये टॉर्क कितना होता है, टॉर्क हम लोग जानते हो तो फोर्स इनटू डिस्टेंस एफ क्रॉस आर होता है। अब यहाँ पे जो है दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली होता क्या, पिछले लेक्चर में हमने बताया है कि जो करंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है। अगर कॉइल की एरिया L इंटू डी है तो इससे जो है हम मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। तो म्यू जो है इट इज I इंटू ए, एंड द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इट बिकम्स NV IL जो है एरिया है उसका कॉइल का, ए, ठीक है, सॉरी L इंटू डी जो है ये एरिया है, I करंट है। तो इसमें जो है कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न, मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेट की, एरिया माने कॉइल का लेंथ और उसका विड्थ, ये सब फिक्स्ड होते हैं। ये जो कंपनी उसको मैन्युफैक्चर करता है फिक्स करके देता है। तो इन सभी को हमने कांस्टेंट मान लिया G, और G को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। क्यों बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं जो TD डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना करंट पास होगा उतना ये डिफ्लेक्ट करेगा।
प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहां पे कांस्टेंट क्वांटिटी आता है व्हिच इज दिस एन बी एल डी और एन बी ए, तुम ए भी लिख सकते हो, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट किया जाता है जिसके कारण तुम लोग जानते हो, पढ़े होगे 12th मैग्नेटिज्म में, कि यहाँ पे जो मैक्सिमम टॉर्क तब होता है जब जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया जो कॉइल है उसका जो ओरिएंटेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो यहाँ पे अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट को ब्रेक करें तो साइन थीटा या साइन अल्फा आता है। अल्फा जब 90 होगा तो मैक्सिमम टॉर्क होगा। इसको रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं, ये हम सेपरेट एक लेक्चर में बताएंगे। रेडियल अरेंजमेंट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैलिस्टिक गैल्वानोमीटर कंडीशन। तो यहां तक हम देखते हैं कि जो हमारा करंट है उसका काम ये है टू प्रोड्यूस द डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बनाता है और ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से जो है तुम्हारा कॉइल डिफ्लेक्ट होता है। ये करंट का काम यहां तक हो गया। ये जो है दिस इज द पर्पस ऑफ द, दिस इज द फंक्शन ऑफ द करंट। अब हम लोग आते हैं जो डायनामिक्स है ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। डायनामिक्स का मतलब ये होता है कि अब हम लोग जो है इसके मोशन को स्टडी करेंगे। इसके मोशन को जो है हम लोग पढ़ेंगे, ये किस तरह से इसका कॉइल मोशन करता है। इसमें जो डिफरेंट फोर्सेस लगते हैं, फोर्सेस का मतलब है जो यहाँ पर तुम्हारा टॉर्क है, डैम्पिंग कांस्टेंट है, डैम्पिंग है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये सारे फैक्टर्स के साथ तुम्हारा जो कॉइल का मोशन है वो किस प्रकार का होता है, दैट वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे जो जब हम करंट को यहाँ पर पास कर देते हैं, समझो यहाँ पे ध्यान से, जब तुम करंट को यहाँ पे, तुम्हारा करंट जब पास होता है गैल्वानोमीटर से, इस गैल्वानोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो एक स्टेडी स्टेट डिफ्लेक्शन, माने एक स्टेडी स्टेट माने एक बैलेंस्ड डिफ्लेक्शन इमीडिएटली नहीं होता है। ठीक है, उसके बीच में एक समय लगता है उसको, या उसको जो कह सकते हैं एक ट्रांजिशन टाइम होता है। ट्रांजिशन टाइम होता है, करंट आया, डिफ्लेक्ट किया, डिफ्लेक्ट करने के बाद कॉइल मूव करना शुरू किया, उसके बाद वो जो है अपने इनिशियल पोजीशन से चला हट गया, डिफ्लेक्ट किया इनिशियल पोजीशन से, और एक फाइनल पोजीशन में पहुंचा जो कि स्टेडी स्टेट है। मैंने वहां पर वो जाकर के जो है थीटा 1 मान लो तुम्हारा 0 पे स्केल पे तुमको था, वो 5 पे चला गया। 5 पे जाकर के वो एक स्टेडी डिफ्लेक्शन, तो तुमको दिखता कैसे है कि जो फाइनल पोजीशन में है वहां पे कॉइल धीरे धीरे थोड़ा सा ऑसिलेट करता है। अब ये ऑसिलेट करेगा कि वहीं जाके रुक जाएगा, वो अलग अलग कंडीशंस पे। ठीक है, तो इसमें एक टाइम लगता है, पहली चीज हम लिखेंगे सर। तो डायनामिक बिहेवियर जो है गैल्वानोमीटर का ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि ये डिफ्लेक्ट हुआ और एक फाइनल स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन पोजीशन तक गया, ये कौन डिटरमाइन करता है? इसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? हमको यहाँ पे इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन में कई सारे फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, कई सारे फैक्टर्स आते हैं, कई सारे कंडीशंस आते हैं। हम इसी इक्वेशंस को जो पढ़ेंगे, इन्हीं को हम कह रहे हैं, इसी को हम डायनामिक बिहेवियर बोलते हैं। When the current is passed, current is passed through the galvanometer coil या गैल्वानोमीटर, अगर तुम सिर्फ गैल्वानोमीटर भी लिखते हो तो गैल्वानोमीटर का मतलब है कॉइल से ही पास हो रहा है गैल्वानोमीटर, देन देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द कॉइल। कॉइल में जो है डिफ्लेक्शन होता है। द कॉइल मतलब इसका क्या है? द कॉइल मूव्स फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू the final position which is a steady state। स्टेडी मतलब होता है जहां पर चीजें बैलेंस हो, रुक जाए। यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि कॉइल एकदम रुक जाता है, वो डिटरमाइन होगा कि कंडीशंस क्या है। the transition of the coil from the initial position
initial position to the final steady state position is not immediate. ये एक बार में ही नहीं होता है, but it takes a small amount of time. small नहीं लिखे, it takes some time. The motion of the coil during this period from initial position to final steady state position is determined by the equation of motion. And this involves, इसी को हम लोग पढ़ते हैं डायनामिक्स में. डायनामिक्स माने क्या होता है? इन्वॉल्व्स द डायनामिक्स. डायनामिक्स मतलब होता है वो मोशन किन किन फोर्सेस के कारण हो रहा है, किन किन फोर्सेस के कारण जो है उसके ऊपर कौन कौन सा इफेक्ट हो रहा है, उसके मोशन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. ऑल दिस थिंग्स दे आर स्टडीड इन द डायनामिक्स. ठीक है. तो ये डायनामिक्स पढ़ने से पहले हम लोग जो है कुछ कांस्टेंट्स को जान लेते हैं. कुछ इंट्रिंसिक कांस्टेंट का मतलब होता है जो पहले से उसमें ऑटोमेटिकली या नेचुरली प्रेजेंट है. ठीक है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते. वो कंपनी जो मैन्युफैक्चर किया है तुम्हारा गैल्वानोमीटर, उसने वो फिक्स कर दिया. एक तो हम लोगों ने देख लिया डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट जो कि G होता है, which is number of turns into magnetic field of the permanent magnet and the area of the coil. ठीक है, ये पहला इंट्रिंसिक कांस्टेंट, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते. टू स्टडी द डायनामिक्स we first need to study the intrinsic constants. Intrinsic constants क्या है? These are constants और quantities या पैरामीटर भी कह सकते हो, that are fixed and cannot be changed by the experimenter. ये जो है तुम्हारा कंपनी फिक्स करके देता है उसको. अब वो चेंज करना होगा तो वही कर सकता, एक्सपेरिमेंटर चेंज नहीं कर सकता. तो इसमें सबसे पहला कांस्टेंट क्या आता है? पहला कांस्टेंट जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, पिछले लेक्चर में जो पढ़ा था, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट. This constant denoted by G is the product of number of turns. उसके कॉइल में कितने सारे टर्न्स बने हुए n, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द परमानेंट मैग्नेट, इसके अंदर जो परमानेंट मैग्नेट है उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है B, एंड द एरिया ऑफ द कॉइल की जो एरिया है A, जिसको हम L इंटू D लिखते हैं. L जो है लेंथ है, D तुम्हारा विड्थ. तो G जो है इट इज इक्वल टू NBA. तुम L इंटू D भी लिख सकते. तो ये जो है पहला कांस्टेंट है. दिस वन इज द फर्स्ट कांस्टेंट. अब दूसरा जो कांस्टेंट होता है, इसका यूनिट भी तुम निकाल सकते हो, क्या है? दूसरा जो कांस्टेंट है दैट इज द इनर्शिया कांस्टेंट. अब देखो ये इनर्शिया कांस्टेंट क्या है. अब इसके अंदर क्या है, तुम्हारा कॉइल है, मूविंग सिस्टम है, वो रोटेट करता है. तो जब भी रोटेशन की बात आती है, हम लोगों ने डिफ्लेक्शन टॉर्क पढ़ा,
रोटेशन की बात आती है तो हम लोग वहां पर, या मोशन की कहीं भी बात आती है, हम लोग इनर्शिया की बात करते हैं। लीनियर मोशन होता है तो मास होता है लीनियर इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मूविंग पार्ट से उसका एक इनर्शिया होता है जिसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिसको जो है हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया का काम क्या होता है? इनर्शिया का काम होता है टू अपोज द मोशन या टू स्टॉप द मोशन, ठीक है। ये मोशन को अपोज करता है या स्टॉप करता है। तो जब करंट तुम्हारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा रहा है तो ये जो इनर्शिया है मूविंग सिस्टम का, ये मूविंग सिस्टम का इनर्शिया एक ऑपोजिट टॉर्क या रिटार्डिंग टॉर्क लगाता है उसको अपने इनिशियल पोजीशन में वापस लाने के लिए। समझो पहले, ये जो टॉर्क है ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा जो मूविंग सिस्टम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है और उसमें कितना एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा, ठीक है। द इनर्शिया कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होता है। द मूविंग पार्ट हैव ए the moving parts have an inertia that causes a retarding torque that has a tendency to oppose the motion by the deflecting torque। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने जो है जो मोशन क्रिएट किया, उसमें जो मोशन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण या करंट के कारण आया उसको अपोज करने की इसकी एक टेंडेंसी होती है, ठीक है। उसको अपोज करने की एक टेंडेंसी होती है। दिस रिटार्डिंग टॉर्क is due to the inner moment of inertia of the moving system, जो कि तुम्हारा कॉइल है मूविंग सिस्टम, एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तुमने रोटेशनल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा ये रिलेशन। टॉर्क क्या होता है? आई इंटू अल्फा होता है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है, डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये जो टॉर्क है, दिस इनर्शिया कांस्टेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या इसके कारण जो टॉर्क होता है इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये टॉर्क का इक्वेशन जो है, दिस वन इज द टॉर्क इक्वेशन। इसमें जे क्या है तुम आई भी लिख सकते हो, जैसा भी नोटेशन हो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। J is the moment of inertia and theta जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एंगुलर डिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो इसका जो डबल डेरिवेटिव है टाइम के साथ, दैट गिव्स यू एंगुलर एक्सेलरेशन इज द एंगुलर डिफ्लेक्शन। ये एंगुलर डिफ्लेक्शन, ठीक है। और टी जो है वो टाइम है। तो जे जो है दैट इज द इनर्शिया कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग जे को जो है इसको इनर्शिया कांस्टेंट कहते हैं। जे इज द इनर्शिया कांस्टेंट। क्यों ये इनर्शिया कांस्टेंट है? वो इसलिए है क्योंकि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इट इज अगेन समथिंग व्हिच इज फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो मटेरियल है, उसके अंदर जो मूविंग पार्ट्स है वो किस तरह का बना हुआ है, किस मटेरियल से बना हुआ है। तो ये जो है एक्सपेरिमेंटर, तुम या हम अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते। तो दिस इज अगेन ए कांस्टेंट। नाउ यू हैव द डैम्पिंग कांस्टेंट। अब डैम्पिंग क्या है? तुम लोगों को वेव्स एंड ऑसिलेशन वाले लेक्चर में बताया हमने। डैम्पिंग का मतलब होता है वो फैक्टर्स होते हैं जो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन को कम कर देते हैं।
अगर हम एक सिंपल पेंडुलम जो है उसको लेकर के ऑसिलेट करा रहे हैं, आफ्टर सम टाइम उसका ऑसिलेशन बंद हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटते घटते बंद हो जाता है। क्यों होता है? बिकॉज देयर आर डैम्पिंग फोर्सेस। डैम्पिंग फोर्सेस का काम होता है टू रिड्यूस द ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं। डैम्पिंग कैसे होता है? जैसे यहाँ पे मूविंग पार्ट्स है तो वहां पे फ्रिक्शन हो सकता है। अब तुम जो एक्सपेरिमेंट कहीं भी कर रहे हो, वैक्यूम में तो कर नहीं रहे हो, एयर है, एयर का अपना एक ड्रैगिंग फोर्स है उसकी विस्कोसिटी के कारण। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स। जो तुम्हारा सर्किट है, क्लोज सर्किट है, उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन जो होता है वो होता है एडी करंट। एडी करंट जो है ये एनर्जी लॉस कराता है। तो एनर्जी लॉस कराने से क्या होता है कि तुम्हारा जो ऑसिलेशन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग means the reduction in the amplitude of the oscillating body. Damping factors are factors cause loss of energy and the oscillating body finally stops. In a galvanometer, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर या गैल्वानोमीटर हम सिंपल लिख रहे हैं, गैल्वानोमीटर, the damping factors are: 1, air resistance. Second is your friction, मूविंग पार्ट्स जो है उसके बीच में फ्रिक्शन हो सकता है। थर्ड इज एडी करंट इन द क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट में जो है वो एडी करंट्स होते हैं। तो दिस इज द नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज द डैम्पिंग फैक्टर। अब ये जो डैम्पिंग फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे टॉर्क कहो, यहाँ पे क्योंकि रोटेशन हो रहा है हम लोग टॉर्क कहेंगे। किसी भी ड्रैगिंग फोर्स या किसी भी डैम्पिंग फोर्स, जैसे तुम लोग लिक्विड फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो तो उसमें आता है विस्कोसिटी। इसकी खास बात ये होती है कि डैम्पिंग फोर्स जो है या डैम्पिंग टॉर्क जो है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द लीनियर और द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मूविंग सिस्टम। ये एंगुलर वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे क्योंकि रोटेशन हो रहा है हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की ही बात करेंगे। ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी डैम्पिंग या ड्रैगिंग फोर्स। द डैम्पिंग फोर्स हैज ए प्रॉपर्टी that it is proportional to the angular, linear system में linear velocity लिखेंगे, angular velocity of the moving body या moving system। तो यहाँ पर ये जो डैम्पिंग फैक्टर्स होते हैं इसमें से किसी को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसके कारण भी एक टॉर्क लगता है, इसके कारण भी जो है एक टॉर्क लगता है। और ये टॉर्क जो है दिस इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए हम इसको टी डी से डिनोट करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क। तो यहाँ पे डी जो है, डी इज द डैम्पिंग कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट होता है। किसी भी मशीन का जो तुम्हारा वो फ्रिक्शन है, कितना फ्रिक्शन वो लोग रिड्यूस करके देते हैं मैक्सिमम अमाउंट, लेकिन एयर है, एयर को तो हटा नहीं सकते, तो ये सब भी फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट कांस्टेंट इज द कंट्रोल कांस्टेंट। कंट्रोल कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो तुम्हारा कंट्रोलिंग मतलब होता है कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करता है कि जैसे तुम्हारा मूविंग सिस्टम जो है वो डिफ्लेक्ट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो इस सिस्टम की एक इलास्टिसिटी होती है। तुम लोग पार्ट 1 में मैकेनिक्स में इलास्टिसिटी पढ़ते हो, 12th में भी पढ़ा होगा। इलास्टिसिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू गेट बैक इनटू ओरिजिनल शेप। और ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क जो है दिस इज लाइक ए स्प्रिंग फोर्स। जैसे F बराबर kx होता है, तो यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
इट इज लाइक ए स्प्रिंग, इसको तुम स्प्रिंग भी कह सकते हो। कंट्रोलिंग कांस्टेंट, तुम्हारे समझने में आसानी हो हम इसलिए इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी लिखे। स्प्रिंग कांस्टेंट, द controlling constant applies a force similar to spring force and is due to the elasticity of the system के elasticity के कारण होता है, and this is equal to TC is equal to K theta। K जो है spring constant, K is the control constant or spring constant, control constant और spring constant, ये कंट्रोल कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये सारे जो है दीज आर द कांस्टेंट्स दैट आर प्रेजेंट, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये सब जब प्रेजेंट होते हैं तो इनको लेकर के हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन बनता है, ठीक है। ये चार टॉर्क जो है, ये चार क्वांटिटीज जो है, दे डिसाइड हाउ द सिस्टम विल मूव, व्हाट विल बी द डायनामिक्स ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, व्हाट विल बी द डायनामिक्स ऑफ द कॉइल, किस तरह से वो मूव करेगा। ये जो सभी फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, कोई ज्यादा होता है कोई कम होता है, और इसी पर डिसाइड होता है कि हाउ द सिस्टम विल अंडरगो मोशन, किस प्रकार का मोशन होगा, ठीक है। So with these constants, let us understand what is the equation of motion. Equation of motion of the coil in MCG, हम MCG लिख रहे हैं, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, शॉर्ट फॉर्म में समझ लेना, इसको ध्यान देना। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा, तुमको अभी से लग रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आएगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, तुमने पढ़ा है चीजों को, तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, तो थिंग्स विल नॉट बी डिफिकल्ट एंड आई विल प्रेजेंट इन द मोस्ट सिंपल वे, जिससे तुम समझ। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, द फोर कांस्टेंट्स डिस्क्राइब्ड decide the motion of the coil. Thus, these constants are required to study the dynamic behavior of the system। सिस्टम के डायनामिक बिहेवियर को जो है हमको इसी से स्टडी करना होता है, एंड हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग इसी से स्टडी करते हैं। तो अब समझो यहाँ पर, तो डिफ्लेक्ट, तो इसमें एक एक काम का एक एक जो पार्ट है उसका काम क्या है। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी इससे पहले डिस्क्राइब किया गया था, टीडी बराबर जी इंटू आई, ये क्या काम करता है, ये मोशन स्टार्ट करता है, करंट आया, वो कॉइल जो है डिफ्लेक्ट हो गया। इनर्शिया टॉर्क क्या करता है, इनर्शिया टॉर्क, अब देखो यहाँ पे कंपटीशन, दोनों सबका कंपैरिजन देखो, कंपटीशन भी कह सकते। इनर्शिया, डैम्पिंग और कंट्रोल ये रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये रोकने की कोशिश करते हैं। सो देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन द, तो ये जो है तुम्हारा जो मोशन है, दैट इज ए कंपटीशन, दैट इज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, ठीक है। ध्यान देना यहां पर, इसमें हमको ध्यान रखना है कि द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क accelerates the coil and causes motion, ये इसको मूव कराता है, इसकी टेंडेंसी होती है मूव कराने की, करंट आया, डिफ्लेक्शन हुआ, मूव करना शुरू किया। द इनर्शिया कांस्टेंट, डैम्पिंग कांस्टेंट
and the control constant are reduce the motion or tend to stop the coil. ये रोकने का काम करते हैं, ये जो है ये स्टॉप करे। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इसको 3 लोगों से लड़ना पड़ता है। तो जब हमको कोई डिफ्लेक्शन दिखता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, जो स्केल पे तुम डिफ्लेक्शन देखते हो, दिस डिफ्लेक्शन इज एक्चुअली द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस। ठीक है, सो द deflection observed at any instant theta is the overall effect of all these factors। सभी फैक्टर्स का जो है ये ओवरऑल इफेक्ट। तो यहाँ पे इक्वेशन देखो, यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड में टीडी है, तुम इसको इधर ले आओगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक तरफ जो है सारे स्टॉपिंग फोर्सेस है और दूसरी तरफ बराबर जो है दैट इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कि मोशन करा रहा। इसी को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, इक्वेशन के फॉर्म में हमको जो है यहाँ पर जो हमने सभी फैक्टर्स को डिस्क्राइब किया, टी डी क्या होता है, टी आई क्या होता है, टी सी क्या होता है, अगर इन इक्वेशंस को हम ले तो इस प्रकार का हमको एक इक्वेशंस मिलता है। और ये जो है फॉर्म इस इक्वेशन का तुम्हारा परिचित फॉर्म है, इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि लीनियर है, सेकेंड डिग्री है। इसके सॉल्यूशंस की हम बात करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट विल डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कॉइल। So the equation is a differential equation which is linear and of second degree in nature। इसका जो नेचर है ये लीनियर है और सेकेंड डिग्री इक्वेशन। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन है इट विल डिसाइड द मोशन ऑफ द कॉइल। द मोशन ऑफ द कॉइल इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन है मोशन। That solution will show you what kind of motion will occur in the coil। तो इस तरह के सॉल्यूशन का, इस तरह के जो इक्वेशन होते हैं उनका सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो कि ट्रांजिएंट कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ट्रांजिएंट माने व्हिच इज वेरिंग विथ टाइम। और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, मैथमेटिक्स में तुमने पढ़ा होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फिजिक्स में जो है इट शोज द स्टेडी स्टेट कंडीशन। तो दोनों जो है इसके सॉल्यूशंस होते हैं। इसका एक ट्रांजिएंट बिहेवियर होता है। ट्रांजिएंट माने इनिशियल पोजीशन से डिफ्लेक्ट होके जो जा रहा है फाइनल पोजीशन में। कंप्लीमेंट्री फंक्शन वो बताता है फाइनल जो डिफ्लेक्शन में वो स्टेडी स्टेट अटेन करता है, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ध्यान से समझना है। डिफरेंशियल इक्वेशन तुम लोग पढ़े हो, ज्यादा दिक्कत नहीं हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, ज्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं हो। सो जस्ट बी अटेंटिव, समझो चीजों। द सॉल्यूशन of this equation consists of two parts. One is the complementary function, complementary solution, तो ये फिजिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिएंट इफेक्ट।
transient effect means the variation with time. Second is particular integral. This represents the steady state. जब ये फाइनली जो है एक स्टेडी स्टेट मतलब होता है ये जो चारों फैक्टर्स हैं, ये चारों फैक्टर्स का एक बैलेंस्ड कंडीशन समझो, इसी को इस तरह से समझो, आसानी होगी समझने। रोकने वाला और मोशन कराने वाले का बैलेंस्ड कंडीशन जो है दैट डिफाइंस द स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो अब हम लोग इसके सॉल्यूशंस में आते हैं, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो इक्वेशंस हैं इसको सॉल्व करने के लिए तुम लोग पढ़े होगे, देयर इज अ काइंड ऑफ, इसमें हम लोग एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है डिफाइन करते हैं और उसी से हम लोग सोल्यूशन निकालते हैं। तो फिजिकली क्या इफेक्ट होता है हम लोग इसको समझेंगे, फिजिकल मतलब क्या होता है, ताकि ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए। हम इसको दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, इसके बाद हम इस लेक्चर को इसको डिस्कस करेंगे हाउ द सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन्ड।